हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी सबकी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्या, खनिज लवण अर्थात मिनरल्स को स्टार्ट किया है। मिनरल्स के बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ एकत्रित की। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे मिनरल्स के एक पार्ट कैल्शियम को। किसको? कैल्शियम को। कैल्शियम के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, मिनरल्स में हम लोग क्या पढ़े, मुख्य खनिज लवण कौन से हैं और ट्रेस खनिज लवण कौन से हैं। तो पहले हम मुख्य खनिज लवण के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैल्शियम को। देखिए, कैल्शियम क्या है? कैल्शियम हमारा एक मेजर एलिमेंट है। क्या है? मेजर अर्थात मुख्य खनिज लवण है। क्या है? मुख्य खनिज लवण के अंतर्गत आने वाला तत्व है, जो हमारी बॉडी में 2% पाया जाता है। क्या होता है? देखिए, जो खनिज लवण होते हैं, हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में जितना पोषक तत्व होते हैं उसका 4% केवल खनिज लवण का होता है, जिस 4% में से 2% जो है वो ओनली कैल्शियम हो जाता है। क्या हो जाता है? ओनली कैल्शियम का हो जाता है। बचता है 2%, उसमें से 1% हमारा फास्फोरस है और 1% जो बचा उसमें से और सारे तत्व आ जाते हैं। तो पढ़ते हैं पहले हम सबसे बड़े एलिमेंट अर्थात 2% वाले कैल्शियम को। किसको? कैल्शियम के बारे में। देखिए, हमारे शरीर में संपूर्ण 4% खनिज का 2% क्या होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम का 99% हड्डी व दांतों में व्याप्त होता है। क्या होता है? कैल्शियम जो होता है 99% हमारे हड्डी और दांतों में उपस्थित होता है। शेष 1% जो होता है वो किस में होता है? रक्त में होता है, हमारे ब्लड में होता है। समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक है। क्या है? कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, इसके कार्य के बारे में जानते हैं। कैल्शियम का हमारी बॉडी में क्या कार्य है? तो देखिए, अस्थियों का निर्माण। जब भ्रूण का विकास होना शुरू होता है तो उसी समय से भ्रूण में एक मजबूत एवं लचीला मैट्रिक्स बनना शुरू होता है। क्या होता है? लचीला मैट्रिक्स बनना शुरू होता है, जो हड्डियों के निर्माण में सहायक है। क्या है? हड्डियों के निर्माण में सहायक है। आयु वृद्धि के साथ प्रोटीन मैट्रिक्स में खनिज लवण जमने लगते हैं। यह हड्डियों कैल्शियम व फास्फोरस के मिलने से होता है। क्या होता है? कैल्शियम व फास्फोरस के मिलने से हमारी हड्डियों का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन। आपसे पूछा जा सकता है कैल्सिफिकेशन क्या है या फिर ओसिफिकेशन क्या है, तो आप बताएंगे कि हड्डियों में कैल्शियम व फास्फोरस के मिलने के से जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैल्सिफिकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा कार्य क्या है? दांतों का निर्माण। दांतों का निर्माण, देखिए, कैल्शियम हड्डी निर्माण के साथ दांतों के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। इससे डेंटिन व एनेमिल अर्थात दंत धातु व दंत वल्क का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डेंटिन व इनेमिल का निर्माण होता है। इनेमिल क्या है? एक कैरोटीन है, प्रोटीन है। इनेमिल क्या है? इनेमिल का प्रोटीन क्या है? देखिए, इनेमिल हमारे दांतों के ऊपर जो ऊपरी परत होती है उसे हम इनेमिल कहते हैं। वो उसका प्रोटीन क्या है? कैरोटीन है। डेंटिन जो होता है दांत के अंदर होता है, इनेमिल के अंदर होता है, वो क्या होता है? कोलेजन होता है। उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? उसमें कोलेजन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम का काम क्या है? नेक्स्ट है रक्त का जमना। रक्त के जमने में भी सहायक है कैल्शियम, वृद्धि में भी सहायक है। रक्त के सीरम में कैल्शियम होता है। क्या होता है? रक्त का जो सीरम होता है उसमें भी कैल्शियम की उपस्थिति देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, हृदय गति को संतुलित बनाए रखने में भी सहायक है। क्या है? हृदय गति को संतुलित बनाने में भी सहायक होता है। कार्बोज, प्रोटीन, वसा के पाचन व पाचक रसों को सक्रिय बनाने में भी सहायक होता है। वसा के पाचन में प्रयुक्त एंजाइम जो पैंक्रियोटिक लाइपेज है, वो क्या है? वसा के पाचन में प्रयुक्त एंजाइम पैंक्रियोटिक लाइपेज कैल्शियम द्वारा सक्रिय अवस्था में लाया जाता है। क्या होता है? जो वसा को पचाने वाला एंजाइम है उसको कैल्शियम जो है सक्रिय अवस्था में एक्टिव मोड में लाता है।
नेक्स्ट है विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक है। क्या है? विटामिन B12 जिसको हम लोग पढ़े हैं क्या, साइनोकोबाल्मिन, जिसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है, वो जो है उसके अवशोषण में सहायक है क्या, कैल्शियम। नाड़ी केंद्र एवं नाड़ी धातु नाड़ी केंद्र एवं नाड़ी तंतुओं की संवेदनशीलता को भी बनाए रखता है। अब आगे देखते हैं कैल्शियम की अधिकता से क्या हो जाता है। देखिए कैल्शियम की देखिए किसी भी तत्व की कमी से तो प्रॉब्लम होती ही है। किसी भी कोई भी तत्व है अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमें कुछ ना कुछ रोग हो जाते हैं, लेकिन अगर उसकी अधिकता भी हो जाती है तो हमें उससे भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो देखिए कैल्शियम की अधिकता से क्या हो रहा है, मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम क्या हो जाएगा, दुग्ध क्षार बीमारी। यह अधिकतर प्रौढ़ों व वृद्धों में होती है। किस में होती है, प्रौढ़ों और वृद्धों में होती है। इसमें कैल्शियम हड्डियों व रक्त व कैल्शियम क्या होता है, हड्डियों, रक्त व कोमल तंतुओं में जमाव हो जाता है। क्या होता है, अगर व्यक्ति में कैल्शियम की अधिकता हो गई, अगर दुग्ध क्षार बीमारी हो गई, तो उसका जो कैल्शियम होता है हड्डियों, रक्त और कोमल तंतुओं अर्थात हमारी कोशिकाओं अर्थात हमारी नसों में जम जाता है। अत्यधिक कैल्शियम के सेवन से गुर्दे की पथरी हो जाती है। क्या होती है, अत्यधिक कैल्शियम के सेवन से गुर्दे में पथरी भी हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गुर्दे में पथरी किस कारण से होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण से होती है। नेक्स्ट है एडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया। हाइपर हमने बहुत बार बताया है कि हाइपर का मतलब क्या होता है, अधिकता, और हाइपो का मतलब क्या होता है, कमी। तो देखिए एडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया अर्थात कैल्शियम की अधिकता हो गई। शिशुओं में कैल्शियम की अधिकता से एडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। क्या होता है, शिशुओं में एडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया। और वृद्ध और प्रौढ़ों में कौन सी बीमारी होती है कैल्शियम की अधिकता से, मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम। आगे देखते हैं कैल्शियम के सहायक कारक कौन से हैं और बाधक कारक कौन से हैं। देखिए जो हमारा कैल्शियम है हमारी बॉडी में जाके अवशोषित होता है, तो उसके अवशोषण में कौन सहायक है और कौन बाधक है। तो सहायक कारक पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाधक कारक देखेंगे। तो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक कौन है, प्रोटीन है। प्रोटीन में कौन सा, लाइसिन है। विटामिन सी और विटामिन डी है। लैक्टोज है। कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 1:1 होता है। कैल्शियम और फास्फोरस जो है इसके अवशोषण में सहायक है। लैक्टोज भी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। विटामिन डी भी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है और विटामिन सी भी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। देखिए प्रोटीन भी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। अब देख लेते हैं कैल्शियम के बाधक कारक कौन से हैं, कैल्शियम का अवशोषण कौन नहीं होने देता है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड है, फाइटिक एसिड है। वसा की अधिकता से नहीं होता है कैल्शियम का अवशोषण। छोटी हद का क्षारीय मान जो है ज़्यादा होना, क्या छोटी हद का पीएच मान ज़्यादा होगा तब भी कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। भूसी, तांबा, मैग्नीज ये सब क्या है, ये सब भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधक है। तनाव व संवेगों की अस्थिति, क्या, तनाव और संवेगों की अस्थिरता क्या है, तनाव और संवेगों की अस्थिरता। देखिए जब व्यक्ति तनाव में रहेगा, उसके संवेग संतुलित नहीं रहेंगे तो उसमें भी उस व्यक्ति में भी कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है जो अवशोषित नहीं हो पाता है। उसके बाद पालक, चुकंदर आदि में कैल्शियम की अच्छी मात्रा में होता है। क्या होता है, पालक और चुकंदर में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, परंतु ऑक्जेलिक एसिड होने के कारण कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। देखिए पालक और चुकंदर में तो कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन इसमें एक तत्व और पाया जाता है, वो क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। इस वजह से इसका कैल्शियम हमारे बॉडी में अवशोषित नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं फाइटिक एसिड जो अनाज के ऊपरी छिलके में उपस्थित होता है। फाइटिक एसिड कहाँ होता है, तो अनाज के ऊपरी छिलके में उपस्थित होता है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर के अघुलनशील लवण बनाती है। क्या बनाते हैं, अघुलनशील लवण बनाती है जो कैल्शियम के अवशोषण में बाधक है। क्या है, कैल्शियम के अवशोषण में बाधक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कैल्शियम की अधिकता क्या है, हाइपरकैल्सीमिया कहलाती है। कैल्शियम की कमी क्या कहलाती है, हाइपोकैल्सीमिया कहलाती है।
इसका अवशोषण देख लेते हैं। तो अवशोषण देखिए छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। शैशवावस्था व किशोरावस्था में इसके अवशोषण अधिक होते हैं। कब होते हैं? शैशवावस्था और किशोरावस्था में अवशोषण अधिक होता है। भोजन द्वारा लिए गए 30 से 40% कैल्शियम का अवशोषण हो पाता है। बाकी जो है 60 से 70% कैल्शियम उत्सर्जित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैराथायराइड ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड होती है उससे जो हार्मोन निकलता है वो कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। शरीर में कैल्शियम का भंडार हड्डी में कैल्शियम का भंडार हड्डी होती है, क्योंकि हड्डियों द्वारा कैल्शियम का विनिमय होता रहता है। विसर्जन कैसे होता है? मल मूत्र व पसीने द्वारा हो जाता है इसका विसर्जन। हमारे शरीर में एक दिन में लगभग 320 mg कैल्शियम निष्कासित होता है। कितना होता है? हमारी बॉडी से 320 मिलीग्राम कैल्शियम निष्कासित होता है पर डे। देखिए आगे देखते हैं। अब इसमें देख लीजिए कैसे कितना उत्सर्जन किस माध्यम से होता है। तो मूत्र द्वारा 175 मिलीग्राम, पसीने द्वारा 20 मिलीग्राम और मल द्वारा 125 मिलीग्राम निष्कासित होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कैल्शियम का पॉइंट समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फास्फोरस के बारे में। देखते हैं फास्फोरस। देखिए कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका भी हमारे बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब देखते हैं। देखिए जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पूरे बॉडी में 4% खनिज तत्व होते हैं, जिसमें से 2% क्या है? कैल्शियम है। और बचा 2%, उसमें से 1% जो है वो किसका है? फास्फोरस का है। तो फास्फोरस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फास्फोरस शारीरिक भार का 1% भाग क्या होता है? फास्फोरस होता है। जो हमारा बॉडी है उसका 1% भाग किसका है? फास्फोरस का है। कुल फास्फोरस का 80% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। क्या होता है? जो हमारा 1% है, इसको मान लीजिए हमारे बॉडी में जो 100% है, इस 1% का 100% उसका 80% जो होता है कैल्शियम के साथ मिल जाता है और उसके बाद क्या बनाता है? कैल्शियम फास्फेट बनाता है, जिससे अस्थियों व दांतों का निर्माण होता है। क्या होता है? अस्थियों और दांतों का निर्माण होता है। 20% जो बचता है, 20% हमारे शरीर के कोमल ऊतकों व तरल पदार्थों में रहता है। क्या होता है? जो 20% फास्फोरस बचा रहता है वो हमारे शरीर के कोमल ऊतकों और तरल पदार्थों में रहता है। प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। फास्फोरस क्या होता है? प्रत्येक कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे देखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 400 से 700 ग्राम फास्फोरस होता है। कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 400 से 700 ग्राम फास्फोरस होता है। अब देखते हैं फास्फोरस के दो रूप हैं। कौन कौन से? कार्बनिक फास्फेट और अकार्बनिक फास्फेट। तो कार्बनिक फास्फेट में क्या होगा? फास्फेट रहेगा प्लस कार्बनिक पदार्थ मिल जाएगा। क्या होगा? फास्फेट है, उसके बाद कार्बनिक पदार्थ मिल जाएगा, जिससे कार्बनिक फास्फेट बन जाता है। जैसे फास्फोप्रोटीन, ये प्रोटीन क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। लिपिड क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। और जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। तो जिसके साथ ये मिल जाता है फास्फोरस, जिस कार्बनिक पदार्थ के साथ मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? कार्बनिक फास्फेट बन जाता है। आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं। फास्फोप्रोटीन हो गया, फास्फोलिपिड होगा, ये सब क्या हो गए? कार्बनिक फास्फेट के एग्जाम्पल हैं। अकार्बनिक फास्फेट देखिए, ये दोनों तत्व अकार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं? दोनों तत्व अकार्बनिक होते हैं, अर्थात खनिज तत्व के ही दोनों तत्व रहेंगे। जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फेट हो गया, कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा, ये भी अकार्बनिक है। कैल्शियम भी जो है अकार्बनिक तत्व है और फास्फेट तो अकार्बनिक तत्व है ही है। और उसके बाद सोडियम भी देखिए अकार्बनिक तत्व है, फास्फेट भी अकार्बनिक तत्व है। तो सोडियम फास्फेट बन गया, कैल्शियम फास्फेट बन गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अनाजों में यह फास्फोरिक ईस्टर के रूप में होता है। क्या होता है अनाजों में? अनाजों में किस रूप में होता है फास्फोरस? तो फास्फोरिक ईस्टर के रूप में होता है। तथा दालों में, सूखे फलों में फाइटिक एसिड व फाइटिक के रूप में होता है। किस में होता है? फाइटिक एसिड व फाइटिक के रूप में। इसका अवशोषण जो है कम होता है। इसके कार्य देख लेते हैं। हड्डियों व दांतों का निर्माण, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, अम्ल क्षार संतुलन में सहायक, कार्बोज के चयापचय में भी सहायक है।
अब देखते हैं फास्फोरस की कमी से क्या होता है। देखिए, सामान्यतः फास्फोरस की कमी नहीं होती है, परंतु जब कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है तब फास्फोरस की कमी होती है। इसके लक्षण क्या हैं? भूख न लगना, वजन कम होना, हड्डियों में दर्द, कैल्शियम का अवशोषण बाधित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अवशोषण के बारे में। अवशोषण कहाँ होता है इसका? छोटी आंत में होता है। स्रोत क्या क्या है इसके? कहाँ से हमें फास्फोरस प्राप्त होगा? किन किन भोज्य पदार्थों को खाने से हमें फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है? तो दूध है, मांस है, मछली है, चना, दाल, तेल आदि का सेवन करने से हमारे शरीर में फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। संग्रह देख लीजिए, 80% कहाँ होता है? दांतों व हड्डियों में होता है, और 20% कहाँ होता है? नाजुक ऊतकों के द्रव में होता है। विसर्जन किस माध्यम से होगा? तो विसर्जन मूत्र के द्वारा होता है। अवशोषित ना होने पर क्या होता है? मल के द्वारा भी हो जाता है विसर्जन। चलिए, हमारा फास्फोरस भी समाप्त होता है। इसके बाद हम आयरन के बारे में देखते हैं। तो आयरन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आयरन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट वाली वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।